नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A रूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा ऑनगोइंग टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन काफ़ी विस्तार से दे रखी है हमारे सिलेबस में, और जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है वो थोड़ा सा उसका पार्ट, थोड़ी सी थ्योरी उसके बारे में दे रखी है। तो जो चीज़ हमारे सिलेबस में जिस प्रकार से दे रखी है उसके बारे में ही हम बात करेंगे, उसी तरीके से बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आज का टॉपिक। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, देखिए सबसे पहले अगर हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में बात करें तो उसकी सबसे पहले, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की थी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, अवकलित वेग समीकरण के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे इसकी समाकलित वेग समीकरण के बारे में, कुछ अभिक्रिया के लक्षणों के बारे में, अर्थात इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है उसके बारे में बात करेंगे, अभिक्रिया की हाफ लाइफ के बारे में, अर्धायु के बारे में बात करेंगे। तो इन सब टॉपिक के ऊपर हमको डिस्कशन करना है। देखिए द्वितीय कोटि अभिक्रियाएं दो प्रकार से हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जब हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है क्या? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती हो। पहली चीज, अभिकारक की सांद्रता के स्क्वायर के, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के स्क्वायर के समानुपाती हो, या इसके अलावा वह रासायनिक अभिक्रियाएं, इसकी दूसरी परिभाषा हो सकती है वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता या दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उन्हें द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। तो सबसे पहले द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा सुनिए। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती हो, अथवा वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग दो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, उन्हें द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अभिक्रियाएं जिनका वेग एक ही क्रियाकारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होता है, उस पर निर्भर करता है, अथवा वे जिनका वेग दो क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को दो टाइप से बांटा जाता है। सबसे पहला टाइप है एक रिएक्टेंट ए के वर्ग के समानुपाती है, या दो रिएक्टेंट ए और बी के, दो रिएक्टेंट है हमारे पास ए और बी, या ए भी हो सकते हैं, ए और बी है, इनकी जो सांद्रता है उसके गुणनफल के समानुपाती है। तो रिएक्शन एक बार और देख लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग किसी एक अभिकारक के वर्ग के समानुपाती होगा, अथवा किन्हीं दो अभिकारकों के सांद्रता के गुणनफल पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो वही यहां पर हमने लिखा है। अब हम बात करें इन सामान्य समीकरणों द्वारा जब हम बात करते हैं, तो देखिए 2a से उत्पाद का निर्माण हो गया, a प्लस b से उत्पाद का निर्माण हो गया। प्रथम प्रकार की जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया प्रथम प्रकार की अभिक्रिया के लिए जब हम वेग समीकरण को लिखेंगे, तो क्योंकि यहां पर एक ही उत्पाद है और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो इस एक ही उत्पाद है और एक ही अभिकारक है, तो इस अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होगी। तो इस अभिक्रिया का वेग बराबर है K2A की स्क्वायर, मतलब एक अभिकारक A की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होता है। माना कि अभिक्रिया A के स्मॉल a मोल प्रति लीटर सांद्रता से प्रारंभ करते हैं और समय t के बाद इसके x मोल क्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा? समय t के बाद a का मान कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स, क्योंकि समान जो स्टार्टिंग में उसकी सांद्रता थी वो a थी,
और t समय के बाद x सांद्रता तो उत्पाद में बदल गई, तो बची हुई कितनी रहेगी a माइनस एक्स। ठीक है, देखिए तो अभिक्रिया के वेग को आप जानते हैं, हम हमेशा लिखते हैं dx अपॉन dt से, तो dx अपॉन dt अर्थात अभिक्रिया का वेग बराबर किसके होगा, k2a की स्क्वायर के, या k2 द कंसंट्रेशन ऑफ a स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, समय t पर समय t पर क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स की स्क्वायर। अब इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। लेकिन ये ध्यान देना है, ये इस अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है 2a से, जिसमें एक ही अभिकारक है और एक अभिकारक के जो वर्ग है, एक अभिकारक जो हमारे पास है उसे एक अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो ये समीकरण किसके लिए है, ये समीकरण है 2a से उत्पाद के लिए। अब यहां पर एक और चीज यहां से इस एक समीकरण से ज्ञात होती है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की एक परिभाषा यहां से प्रूव हो गई कि द्वितीय कोटि या सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है या स्पीड ऑफ रिएक्शन है इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी अभिक्रिया, जो कोई भी अभिक्रिया जो द्वितीय कोटि की है, उसका जो वर्ग होता है, अगर एक क्रिया कारक है तो उस एक क्रिया कारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए किस तरीके से इसके समानुपाती होगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अवकलित वेग समीकरण है। इस समीकरण में द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक दूसरी अभिक्रिया हो। अभी तक तो हमने द्वितीय कोटि समीकरण के बारे में बात की जिसमें हमारे पास एक ही क्रिया कारक था, लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास दो क्रिया कारक है तो यहां पर एक परिभाषा आती है वो ये है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग उसके दो क्रिया कारकों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसकी जो दो क्रिया कारक है, दो रिएक्टेंट है, उनके कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, के समानुपाती होता है, के प्रोपोर्शनल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक और समीकरण है। हम समीकरण कौन सी है, ये किस समीकरण के लिए, उसको मैं यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। वो समीकरण है a प्लस बी से किसका निर्माण हो गया, उत्पाद का। ठीक है, a प्लस बी से किसका निर्माण हो गया, उत्पाद का। तो देखिए तो वेग किस पर निर्भर करेगा, वेग k2 का मतलब है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक को k1 से लिखते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक को k0 से लिखते हैं, k0 से। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक को k2 से लिखते हैं। और देखिए कई बार सामान्यतः सभी के लिए k का यूज भी कर लिया जाता है, तो k भी एक प्रकार से वेग नियतांक होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम अभिकारक के संदर्भ में बात करें तो कैसे आएगा, माइनस डी अपॉन डी टी। इस चीज को हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने वेग समीकरण के बारे में बात की थी। माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू k2 a की कंसंट्रेशन इनटू b की कंसंट्रेशन, अथवा माइनस db अपॉन dt, ये अभिकारक a के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग है विद रेफरेंस टू रिएक्टेंट a, और ये अभिकारक b के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग है विद रेफरेंस टू रिएक्टेंट b। और अगर हम उत्पाद के संदर्भ में बात करें तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k2 a माइनस एक्स b माइनस एक्स, क्योंकि शुरुआत में इन दोनों की a की कंसंट्रेशन a ले ली गई और b की कंसंट्रेशन b ले ली गई। कुछ समय पश्चात इस a में से x मोल कम हो गई, मतलब उत्पाद का निर्माण x मोल हो गया, तो वो a में से x मोल कम हो जाएंगे और b में से x मोल कम हो जाएंगे। तो ये जो अभिक्रिया होगी ये क्या होगी, अवकलित वेग समीकरण है, अवकलित वेग समीकरण। दो प्रकार की अवकलित वेग समीकरण होती है इसकी, एक तो ये है जब दो अभिकारक हो, और एक है ये वाली जब एक ही अभिकारक हो, dx अपॉन dt बराबर k2 a माइनस एक्स की स्क्वायर। ये तब है जब एक ही अभिकारक हो और ये तब है जब दो अभिकारक हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं समाकलित वेग समीकरण के बारे में। हम उसी समीकरण को लेते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक ही अभिकारक है। यह समीकरण, इस समीकरण की सहायता से इस समीकरण को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उसी समीकरण को लिखता हूं। हमारे पास इसकी जो अवकलित वेग समीकरण थी वो थी, इसकी जो अवकलित वेग समीकरण थी वो थी dx अपॉन dt
dx अपॉन dt इज इक्वल टू k2 a माइनस एक्स की स्क्वायर। ये समीकरण थी अवकलित वेग समीकरण। इस अवकलित वेग समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? x की टर्म को एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसको इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, यहां आ जाएगा और k2 dt उस तरफ चला जाएगा। अब अगर इसका समाकलन करेंगे तो इनका समाकलन आएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स, इसका स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन a माइनस एक्स, k2 dt का समाकलन t, और c यहां पर क्या है? समाकलन कांस्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखिए, अब क्रिया जब प्रारंभ में थी तो t बराबर 0 था, x बराबर भी 0 हो जाएगा, तो उस समय उत्पाद बिल्कुल नहीं बना। तो स्थिति में समीकरण ये वाली जो है, इस समीकरण में ये 0 हो गया क्योंकि यहां पर t बराबर 0 है, x बराबर 0 है, c तो यहां पर 0 हो ही गया, तो c किसके बराबर आ जाएगा? c यहां पर आ जाएगा c बराबर 1 अपॉन a के। अब इस 1 अपॉन a का मान हम समीकरण इसमें रख देंगे, ठीक है। 1 अपॉन a का मान कहां पर रखेंगे? 1 अपॉन a का मान रखेंगे इस समीकरण में, यहां पर। ये जो समीकरण 31 हमारे पास है, इस समीकरण के अंदर इसका मान रख देंगे। तो देखिए 1 अपॉन a माइनस एक्स आ गया, इजकल टू k2t आ गया, c की जगह पर हमने 1 अपॉन a रख दिया। तब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? अब a की टर्म को इकट्ठा करेंगे, इससे उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस ax इजकल टू माइनस 1 अपॉन a इजकल टू k2t, अथवा अब इनका आपस में गुणा भाग करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा? x a माइनस एक्स इजकल टू k2t, तो k2 इजकल टू 1 अपॉन t डॉट x a माइनस एक्स। तो इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? इस समीकरण को कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। इस समीकरण को कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। और किसके लिए? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। लेकिन किस प्रकार के समीकरण है? जब हमारे पास एक अभिकारक हो, मतलब हमारे पास ये वाली स्थिति हो, 2a से किसका निर्माण हो रहा है? उत्पाद का। अगर ये वाली स्थिति होती है तो तब इस समीकरण को क्या कहेंगे? समाकलित वेग समीकरण। तो इन समीकरणों को ड्राइव कैसे किया जाता है? बिल्कुल सिंपल से, थोड़े बहुत मैथमेटिकल पोर्शन से है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो उसी के आधार पर आपको इसके बारे में बात करनी है कि किस प्रकार से इनको ड्राइव किया जाएगा और क्या क्या इनके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करते हैं। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। अब हम दूसरी समीकरण के लिए भी बात करेंगे, तब तक आप इस प्रथम समीकरण के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर समीकरण हमारे पास ये वाली है, ये समीकरण, अगर हमारे पास ये वाली समीकरण है 2a से उत्पाद का निर्माण हो गया, उसके लिए ये समाकलित वेग समीकरण होती है। अब दूसरी समीकरण के लिए इसके आगे वाला टॉपिक जो है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, यदि हमारे पास सेकंड प्रकार की अभिक्रिया हो, मतलब हमारे पास ये वाली अभिक्रिया हो, a प्लस बी से किसका निर्माण हो गया? उत्पाद का। यहां पर हम ये मान रहे हैं कि जो हमारे पास a और b दोनों है, उनकी सांद्रताएं समान होती, अर्थात अगर हम 2 मोल a के लेते हैं तो 2 मोल ही b के लेंगे, अगर हम 1 मोल a का लेते हैं तो 1 मोल ही b का लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यदि द्वितीय प्रकार की विक्रय, अर्थात इस प्रकार की विक्रय a और b की समान मात्रा लेकर प्रारंभ करें तो उनकी समीकरण जो ऊपर वाली है, इस समीकरण के तरीके से इसको इस समीकरण के जैसा ही इसकी समाकलित वेग समीकरण प्राप्त होगी। लेकिन यदि a और b की भिन्न भिन्न सांद्रताएं लेकर की जाए, अगर तो a और b की सांद्रता समान है तब तो यही समीकरण मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर a और b की कंसंट्रेशन इसकी 1 मोल है और इसकी मान लीजिए 2 मोल है, तो उस कंडीशन में ये समीकरण का स्वरूप बदल जाएगा। तो किस प्रकार से होगा? हाँ जी, माना a के a मोल प्रति लीटर और b के b मोल प्रति लीटर से अभिक्रिया करते हैं, तो समय t के पश्चात दोनों के x मोल अभिक्रिया लेकर उत्पाद का x मोल बनते हैं। तो इस प्रकार इसकी जो अवकलित वेग समीकरण प्राप्त होगी, अवकलित वेग समीकरण हमने पहले इसके बारे में बात की थी, इसकी अवकलित वेग समीकरण कौन सी होती है? वो जब समीकरण प्राप्त होगी, उस समीकरण से हम आंशिक भिन्न में उसको तोड़ेंगे। जैसे वो समीकरण यहाँ पर थी, एक मिनट देखिए उस समीकरण को, वो समीकरण थी ये समीकरण dx अपॉन dt k2a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ठीक है। इस समीकरण को तोड़ने पर आएगा 1 अपॉन a माइनस b
ब्रैकेट माइनस डी एक्स ए माइनस एक्स प्लस डी एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू के टू डी टी। अब इस सभी हमको भिन्न के रूप में हमने इसको तोड़ा, आपस में इसको गुणा किया तो उसके भिन्न के रूप में टूट गया ये। इस समीकरण का समाकलन करने पर, इसका समाकलन करेंगे तो ये तो वन अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन होगा एल एन ए माइनस एक्स, डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स का समाकलन होगा माइनस एल एन बी माइनस एक्स, और इसका समाकलन k2 का k2, क्योंकि नियतांक का कभी समाकलन नहीं होता, जो स्थिर राशि है वो स्थिर रहेगी, dt का t समाकलन हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा यहाँ पर, और c यहाँ पर क्या है, c एक स्थिरांक है, c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको एक वो समीकरण अगर आप चाहें तो उसको मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ कि कौन सी समीकरण, जिस समीकरण से हमने उसको लिया था वो ये वाली समीकरण थी, ये वाली समीकरण डी एक्स अपॉन डी टी के टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो इसको यहाँ पर अपने लिख देते हैं। ये जो जिस समीकरण से लिए गए हैं वो ये है डी एक्स अपॉन डी टी के टू ए माइनस एक्स गुणा बी माइनस एक्स। तो इस समीकरण से इसको हमने ड्राइव किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस समीकरण का आगे हमने समाकलन कर दिया। समाकलन करने से अब हम ये उसी तरीके से वापस उसी स्टेप पर आते हैं कि अभिक्रिया के प्रारंभ में जब समय शून्य होता है, x का मान शून्य होता है, तो समीकरण इसमें, ये जो समीकरण हमारे पास पड़ी है उसमें हम c का मान अगर हम ज्ञात करें तो जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, c बराबर हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी एल एन ए अपॉन बी। तो सब कुछ शून्य है। देखिए t की वैल्यू शून्य होगी तो ये वाला सारा का सारा शून्य हो गया। ठीक है, ये वाला सारा का सारा शून्य हो गया। x की वैल्यू शून्य होगी तो ये सारे के सारे शून्य हो गए। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x यहाँ पर भी आ गया, सारे शून्य हो गए, जीरो हो गए। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा ये, और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, a अपॉन बी बच जाएगा। तो एल एन ए अपॉन बी, क्योंकि माइनस वाला है तो देखिए x तो जीरो हो गया, ये x भी जीरो हो गया। तो ये माइनस वाला है तो माइनस को हमेशा इस तरीके से अपॉन में लिखा जाता है जब ln का या log का कोई माइनस वगैरह होता है या इस तरीके से कोई कंडीशन आती है। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन a माइनस बी एल एन ए अपॉन बी। तो इसको हम इस समीकरण के अंदर रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, अब जो c का मान है उसको इस समीकरण के अंदर रख दिया हमने, तो क्या आ गया, ये हमारे पास एक यहाँ पर c की वैल्यू इतनी, बाकी सारी की सारी समीकरण ऐसे ही है। c की वैल्यू हमारे पास ये थी तो हमने c की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। अब देखिए, अब जो टर्म एक तरफ है, जो टर्म एक जैसी है उसको एक तरफ लेकर जाएंगे और दूसरी टर्म यहाँ पर रहेगी, t की टर्म इस तरफ रहेगी, बाकी सब कुछ उठा के उस तरफ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये प्लस में माइनस का हो गया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, 1 अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, इन दोनों को कॉमन लेके इकट्ठा लिख दिया, माइनस 1 अपॉन ये ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी के टू टी। अब यहां से क्या आएगा, इनको माइनस करेंगे तो 1 अपॉन ए माइनस बी एल एन बी ए माइनस एक्स ए बी माइनस एक्स, बी ए माइनस एक्स, मतलब जो b का है वो a के साथ में गुणा हुआ, a का जो है वो b के साथ में गुणा हुआ, बराबर किसके आ जाएगा, k टू t के। कैसे, ये देखो ये भी टर्म ln की है, ठीक है, और ये भी टर्म ln की है, तो ये इस तरीके से आपस में गुणा करेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो इस तरीके से इसको लिख देंगे बराबर k टू t। अब देखिए अगर k2 यहाँ पर अकेला है तो t को उस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो k2 इक्वल टू 1 अपॉन t a माइनस बी एल एन बी ए माइनस एक्स ए बी माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, k2 इक्वल टू 2.303 t a माइनस बी एल एन को बदलेंगे तो लॉग में आएगा। अब देखो ln को बदलने पर उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, 2.303 लॉग, उसके साथ उसको गुणा करना पड़ता है जिस भी चीज को हमको ln को लॉग में बदलना हो। तो 2.303 लॉग बी ए माइनस एक्स ए बी माइनस एक्स बी ए माइनस बी। तो ये क्या है, ये समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण। लेकिन ध्यान रखना है ये इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए है जिसमें a प्लस बी से उत्पाद का निर्माण होता है और a की कंसंट्रेशन अलग होती है और b की कंसंट्रेशन अलग होती है। अर्थात जब हमारे पास इस प्रकार के दो क्रिया कारक हों जिनकी जो सांद्रताएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है और उनसे हमने उत्पाद का निर्माण किया है, उनसे अगर हमने उत्पाद का निर्माण किया है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास समाकलित वेग समीकरण हो जाएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और जब दोनों एक जैसे हों
तब हम इससे पहले जो नॉर्मल समीकरण के बारे में बात कर चुके हैं वो समीकरण इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट ये होगा हमारा कंप्लीट। उसके बाद देखिए ये इसी का एक एग्जांपल दे रखा है किस तरीके से इस जो समीकरण है इसको किया जाएगा। ये भी इसी के एग्जांपल है। आगे हम बात करते हैं अभिक्रियाओं के लक्षण के बारे में। तो कल भी हमने बात की थी कि जो ये समीकरण होती हैं, हम इसी समीकरण को मेन इसी समीकरण को लेकर चलते हैं। मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास में जो क्रियाकारक है या तो उनकी सांद्रता एक जैसी है या वो एक ही क्रियाकारक है, तो उस कंडीशन में यही समीकरण होगी जिसको हम समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, वो इसी प्रकार की समीकरण होगी। तो ये समीकरण भी क्या है, ये समीकरण भी mx प्लस सी की समीकरण है, y इक्वल टू mx प्लस सी की समीकरण है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 1/a माइनस एक्स, ये 1/a माइनस एक्स तो क्या है, y है, और x यहां पर इसके बीच में दोनों में k2 यहां पर, ये क्या होगा, k2 यहां पर स्लॉप होगा। तो इस तरीके से समीकरण से हम क्या करेंगे, इस समीकरण से एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। समीकरण a वेग स्थिरांक के व्यंजक प्रदर्शित करती है। अब देखिए इसका जो वेग स्थिरांक है, उस वेग स्थिरांक की जो विमाएं होंगी वो क्या होंगी, अर्थात इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस चीज को आपको याद रखना है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है वो क्या होती है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से इसको याद करना है। उसके बाद दूसरा है कि किस प्रकार से इसके ग्राफ का निरूपण होगा। तो ये mx प्लस सी की एक समीकरण है जिसमें 1/a माइनस एक्स को t के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो एक सीधी रेखा आती है। तो यहां पर t आएगा, ठीक है, और यहां पर 1/a आ जाएगा, ये 1/a यहां पर आ जाएगा, ये t आ गया, और ये स्लोप इसका किसके बराबर हो जाएगा, k2 के बराबर हो जाएगा। तो ये सीधी रेखा है, ये भी वही समीकरण है, y बराबर mx प्लस सी की। कल हमने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया था, आज हम यहां से बना रहे हैं। तो इस समीकरण का ये बदला हुआ रूप है क्योंकि ये माइनस के अंदर आती है, ठीक है। तो दो चीजें हमने यहाँ पर कर ली, एक तो इसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, और दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो ढाल वगैरह होता है वो किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसमें a बराबर b है, मतलब a और b दो अभिकारक है, लेकिन उन दोनों अभिकारकों की जो सांद्रता है वो समान है, तो फॉर्मूला ये लगेगा। 500 सेकंड में 20% 1/5 भाग पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया की 60% अर्थात 3/5 भाग पूर्णता में लगे समय को परिकलित कीजिए। तो इसमें क्योंकि a और b की सांद्रता समान है, तो इसका मतलब यहाँ पर फार्मूला जो समाकलित वेग समीकरण का वही लगेगा। k2 की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। अब k2 की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी, सॉरी, यहाँ से हमको समय की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो k2 अंदर आएगा, t बार जाएगा। तो सबसे पहले हम k2 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि k2 की वैल्यू यहाँ पर हमको नहीं दे रखी। तो k2 इक्वल टू 1/500 इंटू 20 100, मतलब सामान्यतः हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी थी, 100, और 20% पूरी होगी तो 100 में से 20 निकाल दो, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 1/2 लाख, ठीक है। उसके बाद में अब t की वैल्यू, t कैसे निकलेगा, t इक्वल टू 1/k2 x a माइनस x। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, k2 का मान रख दिया, इनटू 60 100 माइनस 60, तो t बराबर 3000 सेकंड बराबर 50 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसी ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के लिए हम किस प्रकार से वेग नियतांक के बारे में बात करेंगे। ये भी mx प्लस सी की समीकरण की तरह व्यवहार करती है, लेकिन यहाँ पर कोई स्लॉप नहीं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्लॉप नहीं है। एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसका स्लॉप k2 के स्लॉप तो सॉरी यहाँ पर है, अंतःखंड यहाँ पर नहीं है, अंतःखंड किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे जो ये हैं इसके सापेक्ष ये सारा कांस्टेंट हो गया। ये k2 यहाँ पर स्लॉप के रूप में आ गया, और हम a 1/a माइनस b log ba माइनस एक्स a b माइनस एक्स इसके और t के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पर जो अंतःखंड है, जो c है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, स्लॉप का मान k2 है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अर्धायु के बारे में। अर्धायु क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में जब क्रिया कारकों की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाए तो उसको हम अर्धायु कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
एक द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु का मान उस स्थिति में संभव है यदि क्रियाकारक के अणु एक ही प्रकार के मतलब एक ही प्रकार के अणु हो या दो अणु हो जिनमें दोनों क्रियाकारकों की जो सांद्रता होती है वो समान हो। तो इसको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं उसको देखिए। देखिए समीकरण हमारे पास जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, अभी जो हमने इसकी समीकरण देखी है उस समीकरण में टी की जगह पर टी हाफ रख दिया और x की जगह पर a/2 रख दिया। तो वो समीकरण क्या बन जाएगी, यहाँ पर k2 था, वहां पर यहाँ पर t था और यहाँ पर a था, यहाँ पर x था, a माइनस x था। ये समीकरण किस तरीके से थी, देखिए इस समीकरण को अगर अपने पहले वाली समीकरण को लिखें तो क्या बनेगी, t इक्वल टू 1/k2 x a माइनस x। ठीक है, तो इस समीकरण में हमको रखना है x की वैल्यू यहाँ पर क्या है a/2, a की वैल्यू ये है और आगे x की वैल्यू भी क्या है a/2। तो इसको अगर हम सबको हटाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, a बच जाएगा यहाँ पर, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया और बचा क्या a। तो क्या आ जाएगा t हाफ इक्वल टू k1/k2a। तो हम इसको लिख सकते हैं t हाफ समानुपाती k हटा देंगे, k क्योंकि कांस्टेंट है तो k को हटाकर क्या आ जाएगा t हाफ समानुपाती 1/a। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, याद रखना इस चीज को, किसी भी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की अर्धायु उसके क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी तक हमने किसी भी अभिक्रिया में इस तरीके से नहीं पढ़ा है, चाहे आप प्रथम कोटि के बारे में बात करें, चाहे आप शून्य कोटि के बारे में बात करें, कोई भी ऐसी अभिक्रिया नहीं थी जिसमें उसकी अर्धायु उसके अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती हो। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है एस्टरीकरण का। ठीक है, साबुनीकरण का मतलब एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल गठन करवाएंगे। एस्टर होता है RCWR, उसका OH की उपस्थिति में जल गठन करवा दिया तो एसीटेट बन जाता है और अल्कोहल बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखी जाती है कि अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए हम समान सांद्रता में क्षार लेते हैं और समान सांद्रता में एस्टर लेते हैं। उसके अलावा दूसरी अभिक्रिया है, इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। मेथनॉल में एथिलीन ब्रोमाइड है C2H4Br2 पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगी, C2H4 मतलब एक एल्केन का फॉर्मेशन करेगी KBr और KI3 की। उसके बाद पोटेशियम पर सल्फेट होता है K2S2O8, KI के साथ अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम आयोडाइड का निर्माण कर देगा, पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम सल्फेट का निर्माण कर देगा। उसके बाद 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, इसको लिखते हैं ArCl से। इसकी अभिक्रिया जब इसके साथ में करवाई जाती है तो एनिलीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो ये भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। गैसीय अवस्था में कुछ अभिक्रियाओं का उदाहरण है यहाँ पर, जैसे ओजोन का विघटन जो है, ये कुछ सिंपल अभिक्रियाएं तो इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ओजोन का विघटन जो है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। नाइट्रिक ऑक्साइड का विघटन जो है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। क्लोरेट का जो विघटन है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। एल्डिहाइड का विघटन भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। उसके अलावा किसी एथीन का हाइड्रोजनीकरण भी एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का विघटन भी एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन भी एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। जब हम बात करते हैं इन अभिक्रियाओं के बारे में तो इनकी जो सांद्रता होती है उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। गैसीय अभिक्रियाओं में सांद्रता को दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे, तो एल्डिहाइड, मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का विघटन होने से फॉर्मेशन होगा हाइड्रोकार्बन का और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। हम ये मानते हैं कि प्रारंभ में इसका दाब P0 था, आंशिक दाब, और इसका दाब 0 था, इसका दाब 0 था, क्योंकि किसी भी प्रकार के किसी उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ था। कुछ समय पश्चात, T समय पश्चात, इसका जो एल्डिहाइड है इसका दाब क्या हो, इसमें से X उत्पाद का निर्माण हो गया तो इसका दाब क्या हो जाएगा, P0 माइनस X XX। तो कुल दाब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार सभी गैसों के, जो किसी भी अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब होता है वो सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार की गैसें, ये तीनों PT बराबर P0 माइनस X, एक तो ये आ जाएगा प्लस X प्लस X इजकल टू, एक से X कैंसिल होगा तो क्या आ गया P0 प्लस X, तो X इजकल टू क्या आ जाएगा PT माइनस P0। T समय पर इसका दाब क्या आ जाएगा,
पी नॉट माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू इसकी जगह पर रख देंगे, तो पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पी नॉट माइनस पी टी। द्वितीय कोटि विक्रियाओं के लिए K2 बराबर क्या है, ये इसका फार्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समाकलित वेग समीकरण। अब दाब के रूप में ए जो है वो पी नॉट पर है, एक्स जो है वो पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट है, ए माइनस एक्स जो है वो 2 पी नॉट माइनस पी टी है। तो अब K2 बराबर क्या हो जाएगा 1/t पी टी माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट 2 पी नॉट माइनस पी टी। तो इस तरीके से हम K2 का मान यहाँ पर इन अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए 518 डिग्री सेल्सियस पर एस्टेल्डिहाइड के 518 डिग्री सेल्सियस पर एस्टेल्डिहाइड के अपघटन से संबंधित परिणाम निम्न प्रकार से है। समय 0 पर इसका दाब कितना है, मतलब इनिशियल दाब जो कितना है 363, 42 सेकंड के बाद में 397, 397, 105 सेकंड के बाद में 437 और 242 सेकंड के बाद में 497। इस अभिक्रिया के लिए K2 बराबर किसके होगा, K2 बराबर होगा 1/t Pt माइनस पी नॉट 2 पी नॉट माइनस पी टी। तो इनकी वैल्यू रख देंगे अपने सारे की सारी, इन सभी की वैल्यू रखने से K नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमको कैसे पता चला कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो हम K2 की वैल्यू सभी के लिए निकालते हैं, प्रथम प्रयोग के लिए, उसके बाद द्वितीय प्रयोग के लिए, उसके बाद तृतीय प्रयोग के लिए। मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय प्रयोग का मतलब क्या है, एक बार हम 42 सेकंड्स पर निकालेंगे, 0 सेकंड्स का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि वहां पर कोई उत्पाद का निर्माण ही नहीं हुआ। दूसरा हम निकालेंगे 105 सेकंड पर, और तीसरा हम निकालेंगे 242 सेकंड पर। तो इसका मतलब इन तीनों अवस्थाओं में, जो तीनों अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं में जो K2 है उसका मान फिक्स रहता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। उसके बाद देखिए स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। देखिए यदि किसी अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं की संख्या अधिक हो तो उसमें प्रभावी टक्करें नहीं हो पाती। अतः अब देखो तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कम क्यों होती है, सबसे पहली बात तो ये बहुत कम होती है। कम क्यों है, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अब अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो इनके बीच में स्पेस कम होगा, और जब इनके बीच में स्पेस कम होगा तो इनके जो टक्करें हैं वो पूरी तरीके से हो नहीं पाएंगी, और टक्कर होने के बाद में भी इसकी प्रभावी टक्कर, अर्थात जो जिस टक्कर से वो अभिकारक उत्पाद में बदलता है वह भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं होती है वो ज्यादा नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। NO2, देखो NO2 का जो विघटन है वो क्या है, द्वितीय कोटि की, जबकि इसका बनना क्या है, तृतीय कोटि की। इसका विघटन द्वितीय कोटि की, जबकि इसका बनना क्या है, तृतीय कोटि की। इसके अलावा ये 2-3 एग्जाम्पल, इसमें 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, 2 एग्जाम्पल गैसीय अभिक्रियाओं के और 2-3 एग्जाम्पल विलयन की अभिक्रियाओं के। इससे ज्यादा जो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं वो, तृतीय कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं वो ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शतम प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में। शतम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वे होती हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता और कोटि का मान अलग अलग होता है, उन्हें स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। वापस सुनिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता और कोटि, मतलब जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है, उन्हें स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एस्टर का अम्लीय जलघटन या एस्टर का जलघटन। एक अणुसंख्यता वाली रासायनिक अभिक्रिया कोटि का मान एक, सामान्यतः क्या होता है कि अगर किसी अभिक्रिया की ऑर्डर 1 है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगी, अगर ऑर्डर 2 है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी। जबकि शतम कोटि या स्यूडो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उनकी अणुसंख्यता कोटि का मान अलग अलग होता है। अर्थात स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उनकी अणुसंख्यता, इस चीज को ध्यान रखना, अणुसंख्यता तथा कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, कोटि का मान उसका अलग अलग होगा। देखिए सामान्यतः इनमें से एक क्रियाकारी अणु विलायक का होता है, ये विलायक है, और दूसरा जो होता है वो इसके अंदर जो अभिकारक होता है वो होता है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाओं में विलायक इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है कि अगर उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो भी जाए तो वो हमारे लगभग नगण्य होता है, इस वजह से उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए अम्ल प्रेरित एस्टर जलघटन है, ये एस्टर है RCWR,
जल के साथ में क्रिया करेगा तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एथिल अल्कोहल। तो इस अभिक्रिया में हम ये देख रहे हैं कि दो अणु भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी कोटि भी दो होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में अभिक्रिया का वेग केवल एसिटिक ये जो एस्टर है इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अतः ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। मतलब इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो तो फर्स्ट है, लेकिन इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है, इसीलिए इसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जल एक विलायक के रूप में काम कर रहा है और उसकी सांद्रता में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है तब भी हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं और इसको एक स्थिरांक मानते हैं। इसी वजह से सांद्रता में परिवर्तन किसका देखा जाता है, केवल एस्टर का, और इस अभिक्रिया को स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो वेग समीकरण है उसको प्रदर्शित किया गया है। जैसे वेग इक्वल टू K नॉट CH3COO C2H5 कंसंट्रेशन एंड H2O कंसंट्रेशन। H2O यहाँ पर हमने एक नियतांक मान लिया, तो इसका मतलब dx अपॉन dt इक्वल टू K CH3COO C2H5। ठीक है, तो स्यूडो ऑर्डर की आज हमने बात की सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में। सेकंड ऑर्डर में 2 प्रकार की संभावनाओं के बारे में, उन दोनों अभिक्रियाओं के अवकलित वेग समीकरण के बारे में, समाकलित वेग समीकरण के बारे में, सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया के लक्षणों के बारे में, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स किए हमने। उसके बाद हमने बात की थी तृतीय कोटि अभिक्रियाओं के बारे में, तृतीय कोटि अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उसके कुछ एग्जांपल्स किए और ये ज्यादा क्यों नहीं पाई जाती उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की स्यूडो ऑर्डर मतलब छद्म कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल किए। स्यूडो ऑर्डर में सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है और इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभिक्रियाओं की कोटि से संबंधित जो टॉपिक है, किस अभिक्रिया की क्या मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे की वीडियो में हम आगे इसको निर्धारण करने के प्रायोगिक विधियां या कुछ और जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और अगर कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।